अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर हलचल शुरू हो चुकी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मैंने सोचा है कि मैं आपको बताऊं ही नहीं कि कब इस्लामाबाद और रावलपिंडी खुल रहा है और कब बंद हो रहा है, क्योंकि हम खबर देते हैं कि बंद हो रहा है तो पता चलता है कि वो खुल रहा है, और जब हम खबर देते हैं कि जी वो खुला हुआ है तो पता चलता है कि नहीं जी वो तो सब बंद करवा रहे हैं। तो अब ये अजीब कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है। लेकिन बहरहाल इस मरतबा एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद किया जा रहा है। इसके तमाम तर कारोबारी मराकज़, जितने भी हॉस्टल्स हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। मेरियट और दीगर जो यहाँ पे सरीना होटल वगैरह हैं उनकी बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल करके और वेकेट करने के लिए कहा जा रहा है जो वहाँ पे मेहमान मौजूद हैं। तो क्या इस वक्त लग रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर जी एक दफ़ा फिर कातलाना हमला हुआ है और उसमें वो खुशकिस्मती से महफूज तो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये वाक़या क्या पेश आया आपको बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ अहम दीगर ख़बरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे हुकूमत की परफॉर्मेंस की, कि इसके अलावा कि वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सिफारतकारी, उनकी एक्टिविटी, उनकी जो इस वक्त एक इम्पोर्टेंस बन गई है पूरे आलमी मंजरनामे में, उसको अपनी एक जीत साबित करके और उसके ऊपर जो है वो शादियाने बजा रहे हैं कि जैसे हमने बड़ा परफॉर्म कर लिया है। तो इनकी परफॉर्मेंस का जो एक वबाल है वो अवाम को कैसे भुगतना पड़ रहा है उसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जनाब क्या हो रहा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जहां पर एक दफ़ा फिर नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। हैवी ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिल नहीं होने दी जा रही। जो इनके बस अड्डे हैं बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ में छुट्टी है। तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मैसेज आ रहे हैं कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस होंगी मंडे से। और इसके साथ साथ अक्सर जो मेन शाहराएँ हैं उनको क्लोज़ किया गया है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि नूर खान एयरबेस के आसपास जो गलियाँ वगैरह अगर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनकी गलियाँ तक बंद की जा रही हैं। तो इस तरह का भी मामला है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है जो बाकी इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो ये कि आज ये खबर आई है कि एक प्लेन जो है यूएस प्लेन वो यहाँ पर पहुँचा है, जिसने कुछ सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया और उसके बाद ग़ालिबन वो वापस भी गया है। अब इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अगर उनकी सिक्योरिटी के लोग आकर यहाँ पर तमाम मामलात को देख रहे हैं और इसके ऊपर पूरी एक तैयारी हो रही है, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आज रात से या फिर कल सुबह मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो एक गुमगू की कैफियत थी वो तो किसी हद तक अब ख़त्म होती नज़र आ रही है तैयारियां देखकर इस्लामाबाद में। इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया पर जो मर्ज़ी गोलाबारी हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात फिर भी अपने वक्त के हिसाब से ज़रूर तय पाएंगे और इसीलिए इस्लामाबाद को ये मैसेज कन्वे किया गया है और इसी वजह से इस्लामाबाद जो है वो तैयारियां भी कर रहा है। तो ये बज़ाहिर एक दूसरे के ऊपर, मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि डोमिनेट करने की कोशिशें होती हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ देना। लेकिन अभी तक जो मुज़ाकरात का सीन है वो ऑन है, यानी कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो इस वक्त हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और अब मेहमानों की आमद का सिलसिला संडे की रात और मंडे की दिन तक भी जारी रहेगा। तो अब ये आगे देखते हैं कि कौन कौन आता रहेगा। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अचानक दौरा हो सकता है पाकिस्तान का, और ये भी खबरें हैं कि कोई और सरबराहान भी आ सकते हैं और ऐसे में अगर कोई सिचुएशन बनी तो फिर ऐन मुमकिन है कि एक छोटी सी तकरीब करके फ़ौरन से वो लोग वापस हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में ख़बरें आ रही हैं। लेट्स सी कि इनमें से क्या होता है और क्या नहीं हो पाता। पहली बात तो ये कि एक एग्रीमेंट जो है फाइनलाइज हो जाए, जिसके बाद ही आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हो जाएगी अमन की राह में। बाकी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हैं उनके लिए मेरी हमदर्दियाँ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मेजर्स लेकर जो उनको बेचारों को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है और उनकी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो डिस्टर्ब भी होंगे। किसी ने कहीं जाना है, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप प्लान से निकालनी पड़ती हैं और फिर पढ़ाई वगैरह भी मुतासिर होती है, कारोबारी नुकसान भी होता है, तो ये सब उन्हें झेलना पड़ेगा फ़िलहाल। लेकिन जी सूरत हाल ही ऐसी है। लेकिन दूसरी तरफ मरी में आज पंजाब की जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक इजलास मुनक़िद हुआ और मरी में ये कल पहुंची हैं मरियम नवाज़ साहिबा भी और उनके साथ नवाज़ शरीफ साहब भी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इसके साथ कुछ इनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे और कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर
मिनिस्टर्स और कुछ ऐसे लोग भी जिनको इन्होंने ओहदे दे रखे हैं, ना वो मुंतखब हैं ना कोई और उनका काम बज़ाहिर नज़र आता है। लेकिन बहरहाल ये लोग मरी में कल पहुँचे थे और उसके बाद आज इन्होंने एक इजलास भी किया है मरी के पुरफ़ज़ा मकाम पर। और मैं ये देख रही थी कि इस इजलास के लिए मतलब आपने लाहौर से इतनी ब्यूरोक्रेसी भी बुलाई होगी, सारा इंतज़ाम किया होगा, तो एक इजलास जो कि बड़ा नॉर्मल आपको कम ख़र्चे में पड़ सकता था, उसके लिए आपने इतना पैसा बर्बाद किया होगा बिला वजह सिर्फ़ एक इजलास करने के लिए। और उसमें इजलास में इन्होंने ज़ाहिर है कुछ नए मंसूबों वगैरह के ऊपर गौर किया है। अगर इसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये कोई अंदरून लाहौर का मामला होगा। लेकिन ख़बरें आ रही हैं कि शायद कोई मरी में नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो अभी इसकी कोई हतमी इत्तलात तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल वहाँ पर ये कैबिनेट का जो इजलास है वो हुआ है। और इमरान शफ़क़त साहब जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कल ये ट्वीट भी किया कि मरीम नवाज़ साहिबा अपने जहाज़ के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ लाहौर से इस्लामाबाद आई और फिर वहाँ से मरी पहुँची थी। तो जो जहाज़ ख़रीदे गए हैं ज़ाहिर है वो इस्तेमाल तो ऐसे होंगे। वैसे तो उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जो उससे पहले भी जो जहाज़ मौजूद था पंजाब हुकूमत का जहाज़, वो भी उनके मिनिस्टर्स इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं जो इस्लामाबाद गए भी और वापस भी आए। तो जहाज़ों वाला जो मामला है भाई, आपने किफ़ायत शुमारी करनी है पूरी, ठीक है, आपको लोड शेडिंग भी भुगतना पड़ेगी, आपको गैस की लोड शेडिंग भी भुगतना पड़ेगी, आपको जनाब पेट्रोल भी महंगा मिलेगा, आपकी जो आमदोरफ्त है उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा, आपके कारोबार के औकात को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको करना है, लेकिन हुकूमत किसी तरह कोई भी अपना मामलात जो हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी। पिछले कई दिनों में मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं, कभी सदर साहब की, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, कभी किसी मिनिस्टर की, कभी किसी मिनिस्टर की, कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं भाई वो वैसे ही चलते हैं, उनमें कोई एक आधी गाड़ी भी कम नहीं हो सकती। तो आपने ये सारा कुछ भरना है और किसी से आप तवक्को मत रखें कि ये हुकूमत वाले जो हैं वो कोई किफ़ायशारी मुहिम में आपका साथ देंगे, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। अच्छा जी, जब हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसके ऊपर ख़ास तौर पर ये बात करेंगे हम गैस की, क्योंकि जो ख़ुद हुकूमती वज़ीर हैं पेट्रोलियम के अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने कल रात शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ भी किया और एतराफ़ भी किया कि जो इस वक्त LNG के मुआहदे इस वक्त फ़ाल हैं वो किस कदर ज़ालिमाना हैं। और उन्होंने बताया कि $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हर महीने जाती है इन मुआहदों के तहत, इन जो इनके टर्मिनल्स लगाए गए थे। अब ये मुआहदे कब हुए थे? वो ये कह रहे हैं कि ये बड़े ज़ालिमाना मुआहदे हैं और बिल्कुल ये समझ में ना आने वाले हैरान कुन मुआहदे हैं। लेकिन अली परवेज़ मलिक साहब पूरी बात करना भूल गए शायद। उन्हें ये बताना चाहिए था कि ये मुआहदे आखिर किसके दौर में हुए थे। चलिए, उन्होंने नहीं बताया तो हम आपको बता देते हैं कि ये मुआहदे 2014 में हुए थे और इसके साथ दूसरा जो मुआहदा था वो जनाब 2015 में हुआ था। और जो पहला मुआहदा था 2014 में हुआ, ये एंग्रो टर्मिनल लगाया गया था, जबकि जो दूसरा मुआहदा था ये गैस पोर्ट टर्मिनल लगाया गया था। और ये दोनों मुआहदे जिस वक्त हुए थे, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2014-15 में किसकी हुकूमत थी। तो ये PMLN की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब ख़ुद उस वक्त जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना थे और ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो वज़ीर पेट्रोलियम थे। तो इन तीनों का जो है वो मेन किरदार बनता है जिन्होंने ये मुआहदे ना सिर्फ किए, इनकी मंजूरी दी और उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट भी किया। और ये मुआहदे किस तरह के मुआहदे किए गए हैं? ये उसी तरह के मुआहदे हैं, उसी तर्ज पे किए गए हैं जिस तरह से IPPs के मुआहदे बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ किए गए थे, जिसके तहत बिजली बने या ना बने, आपने चूँकि इतनी बिजली बनाने के वो कारखाने लगा दिए हैं, तो जो कारखानों वाली कंपनियां उनको पैसे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो वो मुआहदे उसके निज़ाम के तहत किए गए। यही वजह है कि पाकिस्तान पे इस वक्त जो, अगर आप गर्दिशी कर्जा जिसको कहते हैं, ये बिजली की कंपनियों का, वो इतना ज़्यादा चढ़ जाता है क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो कंपनियों को IPPs को करनी पड़ती है। ऊपर से ये जो IPPs लगाई गई थी, इसमें जो आपका इम्पोर्टेड फ्यूल है वो डाल के बिजली बनानी थी। अब वो इटसेल्फ एक महंगा तरीका था, महंगे तरीके से बिजली प्रोड्यूस करने के ये कारखाने लगाए गए, तो उसका भी सारा बोझ जो है वो अवाम पे पड़ता है। और उसके बाद ये अब गैस में भी सूरत हाल यही निकली है कि जो LNG गैस के मुआहदे किए गए, टर्मिनल लगवाए गए, तो उसमें भी यही कारनामा किया गया कि जनाब आप गैस प्रोवाइड करें या ना करें,
آپ کو $15 ملین کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے. تو یہ اس غریب عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس طرح سے اس کو نوچا گیا ہے. اس طرح سے ایک عام جو ریڑھی والا ہے, جو ایک خاک روب ہے, چاہے وہ کوئی بیچارہ کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, اس کا خون نچوڑ کے اس طریقے سے ان اربوں خربوں کی کمپنیوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں اور ان کو یہ فائدے پہنچائے جاتے ہیں. اب آج اگر کوئی ایسی گورنمنٹ ہو کہ جو ان کا, چونکہ چیزیں تو سامنے, معاہدے بھی سامنے, پتہ ہے کہ کس کس نے کیے ہیں, تو کریے نا آپ ذرا اس کے اوپر احتساب. بلائیے کٹہرے میں کہ جناب کیوں کر ایسے معاہدوں کی توثیق کی گئی, کیوں کر ایسے معاہدوں کو منظور کیا گیا جو کہ آج تک عوام ان کے بوجھ سے نکل ہی نہیں پا رہے. اب ہم اس حالت میں ہیں کہ نہ ہمیں گیس پوری مل رہی ہے, نہ ہمیں بجلی پوری مل رہی ہے, لیکن پیسے ہم پورے دے رہے ہیں, بلکہ پورے سے بھی زیادہ دے رہے ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دے رہے ہیں. یہ حالت ہو رہی ہے اس عوام کی. اور مجھے آج میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا ان پوسٹ کے ساتھ کہ جس میں شاہ زیب خان زادہ صاحب LNG معاہدوں کے حوالے سے PTI کے دور میں کتنے پروگرام کرتے تھے, سیریز آف پروگرام کر کے ان کے وزراء کو لائن حاضر کر کے پوچھ رہے ہوتے تھے, لیکن یہ نہیں بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ معاہدے کن شرائط پر کیے گئے ہیں اور اس کے جو اصل لوگ ہیں, ذمہ داران ہیں, وہ کون ہیں. تو یہ جو ہے ایک وہ منظر ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی پرفارمنس کیا. اور پھر ہم انہی لوگوں پہ یہ مان لیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ تجربہ کار ہیں اور یہ آپ کے ملک کے مسائل حل کریں گے. ارے یہ تو مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں, یہ کیسے حل کریں گے؟ اور دوبارہ سے اٹھا کے ملک انہی نااہل اور بدنیت لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا جنہوں نے پہلے بھی صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ساتھ جو ان کے پورے وزیر مشیر اور بیوروکریسی چلتی ہے ان کا ہمیشہ مفاد مد نظر رکھا ہے, اور انہوں نے عوام کا ہمیشہ خون نچوڑا ہے, اور آپ نے دوبارہ اٹھا کے ملک جو ہے انہی کے ہاتھ میں دے دیا. تو یہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ میں آج یہ خبر دیکھ رہی تھی, اس نے بھی مجھے بڑا ہلا دیا. اسلام آباد میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 618 نئے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی کیسز موجود تھے, تو ہزاروں میں اس وقت تعداد ہے ایڈز کے مریضوں کی. اور جو پنجاب میں آپ کو تونسا والا اسکینڈل بتایا تھا BBC نے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس حکومت کی پرفارمنس ہے صحت کی سہولیات کے اوپر, یہ اس حکومت کی پرفارمنس ہے آپ کو بنیادی چیزوں کے اوپر, کہ آپ کو گیس ملے, آپ کو بجلی ملے, آپ کو صحت کی سہولت ملے, آپ کو تعلیم ملے. تو ان بیسک ضروریات کے اوپر اس حکومت کی پرفارمنس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو بہرحال جی یہ تو روز کے ہمارے رونے چلتے رہیں گے, لیکن ایک خبر آج اور ایسی ہے جو کہ سامنے آئی اور اس کے اوپر بھی بات کرنی ضروری ہے. انجینئر مرزا صاحب جہلم والے, ان کے جو ان کا مدرسہ ہے, دفتر ہے, اس کے باہر جو ہے وہ ایک شخص نے آج فائرنگ کی, اور اس کے بعد اس شخص کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی خبر یہ آئی ہے کہ وہ شخص حملہ آور ہی ہونے آیا تھا, لیکن بہرحال اس کو قابو کر لیا گیا. تو یہ واقعہ کیوں کر کیسے پیش آیا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی یا تو کوئی پرسنل گرج کا واقعہ ہو سکتا ہے, یا کوئی مذہبی جنونی ہو سکتا ہے جو ان کے خیالات سے اتفاق نہ کرتا ہو. کیونکہ اگر کوئی باقاعدہ دہشت گردی کرنے آتا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی کہ جس میں باقاعدہ کوئی پلان کر کے آتا, تو پھر صورتحال اور تھی. ظاہر ہے ایک بندہ اگر آ رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, اب ظاہر ہے اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشنز ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن بہرحال جی انجینئر مرزا اور ان کے باقی جو لوگ تھے وہ محفوظ رہے ہیں, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ان کی طرف کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.